अब हम बात कर रहे थे कि एसईओ की, कि एसईओ क्या है, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यानी हम अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो पहले नंबर पर आए। जब हम वेबसाइट को रैंक करने की बात करते हैं तो पहले हमें ये समझना होता है कि हम वेबसाइट को रैंक किस हवाले से करना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट का एक नाम है या आपके बिजनेस का एक नाम है, उसी नाम पर आपने वेबसाइट बना ली है, तो उसे रैंक करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है नाम से। यानी मैं किसी को अपनी वेबसाइट का नाम बताऊँ कि भाई मेरी वेबसाइट का नाम abc.com है, वो जाकर लिखेगा तो मेरी ही वेबसाइट खुलेगी, कोई और तो नहीं खुल सकती। सो इट इज़ नॉट कॉल्ड रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ मैं जो चीज़ें अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी कोई प्रोडक्ट्स हैं या मेरी सर्विसेज हैं, तो जब कोई भी बंदा उन्हें उन सर्विसेज को गूगल पर लिखे, और वो क्योंकि वो सर्विसेज सिर्फ मैं तो ऑफर नहीं कर रहा, और लोग भी ऑफर कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब मैं कोई सर्विसेज मेरी लिखे तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट टॉप पर आनी चाहिए। सो ये है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी बेसिकली हम करते क्या हैं कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। और कैसे बनाते हैं? जो गूगल ने हमें स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। यही आपने इस कोर्स में सीखना है कि वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं और हमने उन स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से फॉलो करना है। और एसईओ के हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं एसईओ के, एक ऑन साइट एसईओ है और एक ऑफ साइट एसईओ है। ऑन साइट एसईओ का मतलब होता है कि हम वेबसाइट के ऊपर जाकर इंप्लीमेंट करते हैं फैक्टर्स को, इसीलिए हमें वेबसाइट को एडिट करना आना चाहिए। मतलब अगर मैं एक वेबसाइट एडिट नहीं कर सकता तो मैं किस तरह ऑन साइट फैक्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि कंट्रोल मेरे पास होगा तभी हम कर पाएंगे ना। सो इसीलिए मैं एसईओ पढ़ाने से पहले वेबसाइट एडिट करनी सिखाता हूँ, और वो इस तरह सिखाता हूँ कि आपको सपोज करके सिखाता हूँ कि आपको वेबसाइट को कुछ करना नहीं आता। ठीक है ना, मतलब इस तरह नहीं सिखाता कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो मैं सिखा रहा हूँ, बल्कि इस तरह सपोज करके सिखाता हूँ कि आपको वेबसाइट एडिट करनी आती नहीं है। ठीक है, रॉ से आपने किस तरीके से इसको एडिट करना है। जो दूसरी एसईओ है हमारी, वो वेबसाइट के ऊपर नहीं होती है बल्कि वेबसाइट के बाहर होती है। इसका मतलब है वो दूसरी वेबसाइट पर जाकर हम जब अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगा रहे होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ऑफ साइट एसईओ। ठीक है, सो ये 2 तरह की एसईओ है। अभी तक हमने ना एक तरह की एसईओ देखी है ना दूसरी तरह की एसईओ देखी है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट एडिट का एक लेसन देखा है। ठीक है, तो यहीं से हम बात स्टार्ट करने लगे हैं। मैं एक वेबसाइट खोलता हूं पहले। ये मेरे पास एक वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट का इंटरफेस हमें नजर आ रहा है। अब मैं एज एसईओ ऑप्टिमाइजर काम करता हूं, तो लोग मुझे अपनी वेबसाइट्स देते हैं कि जी ये मेरी वेबसाइट है। तो वेबसाइट तो बनी हुई है, लेकिन कोई भी बंदा वेबसाइट का नाम लिखता है तो हमारी वेबसाइट आती है, लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो लिखने से तो हमारी वेबसाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई, ये हमें इसकी एसईओ करनी है। ठीक है, सो वेबसाइट इस तरह हमारे पास आती है, फिर हम उस वेबसाइट का ऑडिट करते हैं। 2 तरह का ऑडिट होता है, एक एसईओ ऑडिट होता है और एक स्पीड ऑडिट होता है, कि वेबसाइट की स्पीड कैसी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वेबसाइट की स्पीड को ऑडिट करने के लिए हम क्या करते हैं और वेबसाइट की एसईओ को ऑडिट करने के लिए हम क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि ये वेबसाइट है मेरे पास, ये जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं तो उनको देखूँ तो वो कम चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। अगर मैं इन्हें एज ए एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करूँ कि भाई इसके ऊपर क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इमेज आ रहे हैं। ठीक है ना, तस्वीर इमेज में आ गया, आइकॉन भी इमेज में आ गया, कोई बड़ा इमेज है कोई छोटा इमेज है। अच्छा, उसके बाद नीचे आता जा रहा हूँ तो सिमिलर चीज़ें अभी तक सब, और कुछ लिंक्स नज़र आ रहे हैं, हमें हाइपर लिंक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे गूगल मैप नज़र आ रहा है। ये भी सब वेबसाइट के होम पेज पे नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि भाई एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आ गया तो मे भी वो टैब चेंज ना करे, हाँ, वो उसी को ड्रैग करता रहे तो अच्छी बात है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक वेबसाइट से मिल जानी चाहिए। सो ये गूगल मैप भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। गूगल मैप का क्या मतलब है कि उन्होंने अपना बिजनेस गूगल मैप में ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर वो बिजनेस हमें दिख रहा है। और आखिर में वेबसाइट का एक फुटर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आइकॉन्स और टेक्स्ट और लिंक्स, बस और कुछ नहीं है। सो मतलब ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिसे हमें वेब डेवलपर नहीं बनना। ठीक है ना, मतलब हम अगर वेब डेवलपमेंट सीखें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं, तो आपको डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट एक बिल्कुल अलग फील्ड है।
लेकिन आपको इस वेबसाइट को एडिट करना आना चाहिए। अगर हम इस साइट को एडिट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एसईओ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कहेंगे ना ऑन साइट एसईओ, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ चेंजेस करने हैं। मुझे यहाँ क्या चेंजेस करने हैं? मुझे लग रहा है कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट मैंने देखी है, ये वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में। तो बाद में मुझे पता लगा कि इस पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो बड़े बड़े साइज़ की लगी हुई हैं, ठीक है। फिर मैं ये कहता हूँ ये तो फ्रेंडली नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ ये हेडिंग लगी हुई है, ये पैराग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर तो प्रॉपर्ली इस तरह भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं उस किसी वेबसाइट को देख रहा हूँ तो वो दोनों चीज़ें ही पैराग्राफ की सूरत में लिखी हुई हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि इसमें कंटेंट को भी उसने ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। समझ आ रही है बात की? यानी कि ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑन साइट काम है। अब जब मैं कह रहा हूँ ये नहीं हुआ, तो जब तक मेरे पास इस वेबसाइट का एक्सेस नहीं होगा तो मैं इन चीज़ों को अपडेट तो नहीं कर सकता, अपग्रेड भी नहीं कर सकता। यानी मुझे वेबसाइट के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। लेकिन ये काम करने के लिए मैंने ना तो उसकी कोई तस्वीर डिलीट करनी है और ना ही उसके कंटेंट को मैंने डिलीट करना है, बल्कि मैंने इसी कंटेंट में रहते हुए और इन्हीं तस्वीरों को ही ठीक करना है। मतलब मैं कहता हूँ भाई वेब इमेजेस बढ़ेंगे तो लाजमी बात है मुझे इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं डेवलपर से कहूँगा भाई छोटे इमेज बना कर दो, मैं खुद ही इनको रिड्यूस कर दूंगा इमेजेस के साइज को। मतलब मैं कहता हूँ एक इमेज है वो 1 MB की स्पेस ले रहा है लोड होने में, तो लाजमी बात है वेबसाइट भी स्लो खुलेगी हमारी। लेकिन जब मैं उसी इमेज को किलोबाइट्स में ले जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट स्पीड भी आ जाएगी। सो ये काम है सारे जो हमने एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर करने हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और हमारे पास जो वेबसाइट्स के मॉडल हैं वो 2 हैं, एक कोडिंग वाला मॉडल है और एक CMS वाला मॉडल है। कोडिंग वाला मॉडल का क्या मतलब है कि HTML कोडिंग है और उसमें सारी वेबसाइट बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसे अंडरस्टैंड करना है। और एक CMS वाला मॉडल है, उसे हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह वर्डप्रेस है, जिस तरह विक्स है, इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें क्या होता है कि बने बनाए प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे वेबसाइट बिल्कुल बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स होती हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने लगे हुए हैं, टेबल बनाना है भाई टेबल बना लो, जो काम करना है सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप पर चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म ये वाला है। अगर हमें कोडिंग वाला सिस्टम समझ में आ जाए तो ड्रैग एंड ड्रॉप का हमें खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके बैक एंड पे भी कोडिंग होती है और फ्रंट एंड पे क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। यानी अगर हमने इन डेप्थ एसईओ को समझना है तो हमें कोडिंग को समझेंगे तो हमें इन डेप्थ एसईओ की ऑन साइट एसईओ की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये मैंने एक वेबसाइट खोली है और जिसके आखिर में लिखा हुआ आ रहा है ORG, लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर मेरे सामने एक फाइल आ रही है, ऐसे ही है ना। लाजमी बात है, तो आपको पता है डाटा लिखा हुआ है तो डाटा तो फाइल की सूरत में ही हो सकता है। जो भी डाटा हमें नजर आ रहा है वो सब फाइल की सूरत में है, तभी हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो डाटा आपको हमेशा फाइल की सूरत में ही दिखता है, लेकिन यहां पर किसी फाइल का नाम नहीं आ रहा। बेसिकली क्या है, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है और होम पेज जो होता है उसका जो स्पेसिफिक नाम होता है index.html। और जब आप उस फाइल को अपलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली अपलोड हो जाती है नाम के बगैर। यानी मैंने इसको वेबसाइट में इंडेक्स की फाइल को लगाया है, तो जब मैं वेबसाइट का नाम लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी इंडेक्स की फाइल चलती है। समझ आ गई ये बात? यानी कि जब हम किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो देखें ना, वेबसाइट में तो बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं। जैसे मैं कहूं ये भाई ये मेन्यू बना हुआ है, इसका अलहदा पेज होगा। देखिए इसका पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो एक अलहदा पेज मेरे सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। एक अलहदा पेज खुल गया ना हमारे सामने, यानी हर किसी का एक अलहदा पेज है। लेकिन जब मैं वेबसाइट का नाम लिख रहा हूं तो एक खास पेज खुद ही लोड हो रहा है नाम लिखे बगैर, इसलिए कि वो वाली फाइल जो है वो इंडेक्स की फाइल है और इंडेक्स की फाइल जो होती है वो ऑटो लोड हो जाती है, खुद ही लोड हो जाती है, ठीक है। चलें जिसको जरा मैं वापस करता हूँ उसी जगह पे आ जाए जहाँ से हमने बात शुरू की थी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो फाइल बनी हुई है ये फाइल कैसे बनी है, ठीक है। इसको हम जरा क्विकली देखते हैं और उसके बाद फिर हम जरा इस वेबसाइट को भी देखेंगे साथ ही पैरेलल। ये तो हमें पता लग गया जी कि ये एक फाइल है और ये जो फाइल है ये हमारे पास HTML फाइल है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, बेशक सिंगल पेज की भी वेबसाइट बनाओ, तो कम से कम आपको एक HTML फाइल की तो जरूरत पड़ेगी। एक HTML फाइल बनेगी तो ही आपके पास वेबसाइट बनेगी, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे, अभी इस वक्त हम लाइव हैं, लाइव का मतलब है कि ऑनलाइन में वेबसाइट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन वेबसाइट नहीं दिखा रहा। अभी मैं आपको ऑफलाइन वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो मेरे कंप्यूटर से रन हो रही होगी, लेकिन ये वाली वेबसाइट ऑनलाइन है जो इंटरनेट से चल रही है डायरेक्ट।
अच्छा, मैं इस पे किसी भी खाली जगह पे रख के राइट क्लिक करता हूं, ये देखें इधर मैंने माउस रखा हुआ है और यहां से आकर मैंने क्या कर दिया, क्या लिखा हुआ जी यहाँ पे, व्यू पेज सोर्स। यही कहा था ना कि मैंने कोडिंग वाली वेबसाइट्स और CMS वाली वेबसाइट्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोडिंग वाली वेबसाइट है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आने वाले लेसन्स में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट्स को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, कि कोई भी वेबसाइट हमारे पास हो तो हम रिकग्नाइज कर लें कि ये वेबसाइट CMS वाली है कि ये वेबसाइट कोडिंग वाली है, ठीक है। और वो हमें प्लेटफॉर्म दिखाएगी कि भाई ये किस प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बनी हुई है। जी देखें सारी कोडिंग आ गई है, तो इस कोडिंग को देख के हमने परेशान नहीं होना, इसलिए कि ये तो डेवलपर ने बनाकर दे दिया हमें वेबसाइट। हमने इसमें से सिर्फ अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है कि भाई हमें उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो SEO के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। सो यहाँ से काम शुरू करने से पहले हम एक HTML फाइल बनाते हैं। पुराने स्टूडेंट से मेरी हेल्प करनी है ज़रा। चलो मैंने नोटपैड लिखा। अब ये HTML फाइल बनाने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, नोटपैड इस्तेमाल करना है, ठीक है। नोटपैड की जगह अगर हम चाहेंगे तो नेट से आपको एक और नोटपैड मिल जाएगा जो इससे ज़रा बेहतर हालत में होगा। एक मिनट, इसलिए कि आप इसमें टाइप बतानी पड़ती है ना, उसमें नहीं ना बतानी पड़ती। अभी मैं करूँगा, आप देखिएगा, ठीक है। मैं कभी मैं फाइल सेव करने लगा हूँ, आपने देखना है, आपको अपनी गलती का खुद पता लगेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, फर्स्ट HTML फाइल बनानी है हमने क्विकली। हाँ, सो यहाँ आकर मैंने सबसे पहले लिख दिया जी HTML, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या खोला हुआ है, नोटपैड खोला हुआ है। आप सब जानते हैं विंडोज़ में नोटपैड होता है, जस्ट टाइप करने के लिए होता है, इसकी तो अपनी कोई फॉर्मेटिंग भी नहीं होती है, ठीक है ना। सो यहाँ आकर मैंने HTML लिखा और यहाँ आकर मैंने एंड HTML लिख दिया। सो इतनी बात लिखने का क्या मतलब है कि बाउंड्री सेट कर दी मैंने कि भाई इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी, ताकि जब वो नेट पर जाए तो वो उसी तरह कम्युनिकेट करे, उसे पता लग जाए कि ये एक वेबसाइट का डाटा है, ठीक है। सो ये एक बाउंड्री सेट होगी मेन टैग से, और इससे हमें ये भी पता लग गया कि टैग्स कैसे लिखते हैं। इसको मैंने नाम दिया है टैग का, इसको हम टैग बोलते हैं। टैग कैसे लग रहा है, एक लेस देन का निशान लगा रहा हूँ, बीच में उसका वर्ड आ रहा है और एक ग्रेटर देन का निशान आ रहा है, टैग क्लोज हो गया। लेसर देन से शुरू कर रहा हूँ, ग्रेटर देन से उसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक स्टार्टिंग टैग होता है, कोई भी टैग लगाएंगे हम, उसका एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा, एक स्टार्ट एक एंड। एंड हमेशा स्लैश के साथ होगा, यानी उसी का नाम होगा और स्लैश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। यानी उसी का नाम होगा, स्लैश लगा देंगे तो एंड बन जाएगा वो, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या है, यानी अभी पहले हिस्से में जो मैं बता रहा हूं आपको, बेसिकली एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं जी। आगे क्या आता है जी, हेडर, बिल्कुल हेड, बिल्कुल सही है। अगला जो पोर्शन होता है वो हेड का पोर्शन होता है। अब ये हेड का मतलब क्या है, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वेबसाइट का हेडर है ये, यानी जो चीजें आपको वेबसाइट के शुरू में करवानी है वो सब आपने हेड पे लिखनी है। और अगर हम कभी कोई वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, या ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, या कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये जितने भी मैंने नाम लिए ये किसी भी फर्म का नाम नहीं है, ये सब सर्चिंग वर्ड्स है ना जो मैं सर्च कर रहा हूँ। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी वेबसाइट मेरे पास आ जाएंगी। पहले पेज पर 10-15 साइट्स आएंगी, पहले 3 नंबर पर कुछ साइट आएंगी, पहले नंबर पर एक वेबसाइट आएगी, उसका क्या होगा, URL लिखा होगा। ऐसे ही होता है ना, एक वेबसाइट का नाम लिखा होता है, फिर क्या होता है टाइटल, फिर क्या होता है डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही लिखा हुआ होता है ना जब मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें, इसमें से जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं वो सारी की सारी हेड में से जनरेट होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत अहम पार्ट है आपकी वेबसाइट का। और यहाँ पर आकर हम डिक्लेरेशंस करते हैं, जब कोई भी चीज़ इनिशियलाइज करनी होती है, डिक्लेयर करनी होती है या डिफाइन करनी होती है, तो वो सब चीज़ें हम हेड के पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं दोबारा से, सो ये मैंने माउस रखा है इसके टॉप पर, जहां पर वेबसाइट नजर आ रही है मुझे, ठीक है। सो यहां लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, आप भी देख रहे हैं, बल्कि ये वेबसाइट के टाइटल पर आ रहा है। और ये टाइटल ही मेन चीज है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। जब किसी ने ढूंढना है कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो उसने इस टाइटल में से, मतलब उसने इस टाइटल में से मेन उठाकर लाना है आपका डाटा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम समझ रहे हैं कि भाई हमें टाइटल की समझ आ जाए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं वापस कोडिंग में आता हूं
और यहां पर आकर हम एक और लिख रहे हैं जी, क्या लिख रहे हैं, टाइटल। यहां आकर मैंने एक और टैग लगाया टाइटल का, और आपको पता लगेगा कि टाइटल कहां पे होता है, टॉप पर होता है, हेड पे बिल्कुल जहां पर वेबसाइट का नाम लिखा होता है। जैसे याहू पर जाएं तो याहू लिखा हुआ आ जाएगा, गूगल पर जाएं तो गूगल लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां पर आकर क्या करेंगे जी, एंड टाइटल करेंगे। यहां पर आकर मैं कुछ टाइटल लिख देता हूं। चलिए ये मैंने टाइटल दे दिया। क्या हो गया, नहीं लेकिन फाइल नहीं बनी तो फिर कैसे याद, वीडियो देखी, अच्छा याद नहीं। अच्छा ठीक है, देखें जी ये टाइटल लग गया हमारा। अब हम सपोज कर रहे हैं, अभी फिलहाल इतना ही काम करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने अपनी वेबसाइट को टाइटल लगाया है, अब हम इसको सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट को मैंने टाइटल लिख दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ ये फाइल मेरी सेव हो जाए, ताकि मैं समझ रहा हूँ कि मेरा वेब पेज यही है अभी। ठीक है ना, अभी मैंने, आप समझ लें कि अभी जितना हमने सीखा उसके हिसाब से हम कह रहे हैं ये हमारा वेब पेज है। तो अब हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेव के जो मेथड्स होते हैं, मैं सेव एज में आता हूं। अब ये बात आपने ज़हन में रखी है कि इस वक्त हम नोटपैड में हैं। आ जाए, क्यों नहीं आना जी, नोटपैड में हम हैं। तो ये ज़हन में रखना है कि नोटपैड HTML एडिटर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नोटपैड तो HTML एडिटर नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नोटपैड को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी फाइल को एज ए HTML सेव कर लो। तो ये बताने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे वाले हिस्से में देखें, ऊपर तो नाम लिखूंगा ना मैं, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव एज टाइप, तो वो लिखा हुआ भी आ रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली अगर मैं यहां पर फाइल सेव करूंगा तो वो तो सिंपली वो उसको टेक्स्ट फाइल ही बनाएगा, जबकि मेरा टारगेट तो टेक्स्ट फाइल बनाना नहीं है इस वक्त। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं HTML फाइल बने मेरी। सो मैं इधर आता हूं और यहां से आकर इसे क्या कर देता हूं, ऑल फाइल्स। यानी इसका क्या मतलब है कि अब मैं नोटपैड को कह रहा हूं कि भाई आपने टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी है, बल्कि मैं जिस तरह कहूंगा वैसी फाइल बनानी है। ठीक है, यानी अब मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, खुद से अपने एडिटर का स्टैंडर्ड यूज नहीं करना। अब यहां पर मैं आया और यहां आकर जी हम इधर आ जाते हैं आपके फोल्डर में, DM आज की डेट लगाते हैं, और यहां आकर मैं फाइल का नाम रख रहा हूं first-html file.html। कोई नहीं करता, ABC रख लें, ठीक है, HTML आगे बस .html। ये नेम नहीं है, इट इज़ नॉट नेम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। ये फाइल की एक्सटेंशन है। अगर आपने नोटपैड में HTML फाइल बनानी है, नाम आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखें, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आपने HTM या HTML रखनी है, ठीक है ना, हर हालत में। सो मैं इस पे आता हूँ और इसको सेव का बटन दबा देता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाइल हमारी बन गई है। इसको चलाकर देख लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से चलाना है इसको हमने, ये फाइल बनी है। पहली बात तो ये कि जब आप फाइल बनाएंगे तो अगर उस पर टेक्स्ट का आइकॉन आएगा तो इसका मतलब है कि गलत फाइल बना लिया आपने। ठीक है, आपने फाइल सही तरीके से सेव नहीं की, आपकी फाइल अभी भी टेक्स्ट फाइल ही बनी हुई है। ठीक है, तो आप इशू क्या है उसमें कि नीचे से आपने टाइप्स को चेंज नहीं किया होगा। अच्छा HTML, तो फिर भी वो टेक्स्ट बन गई, ठीक है ना। अच्छा जी, इसे डबल क्लिक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इस फाइल ने क्या बनाया है, जितना भी अभी हमने काम किया। आ गया, देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। सिर्फ ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है जो कुछ आ रहा है, नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, मतलब इस पार्ट में कोई भी चीज लिखी हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक हो गया, ये वाला हिस्सा जो है पेज का ये है बॉडी, वो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो था टाइटल। तो अभी तक हमने बॉडी में कुछ टाइप नहीं किया। अब आ जाते हैं वापस इधर। सो इसका मतलब वो बॉडी कहां पर है, ये अभी आपको समझ आ रही है कि एक बॉडी है और एक एंड बॉडी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंटेंट मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूं अपनी वेबसाइट के थ्रू, वो सारा कंटेंट मुझे कहां पे लिखना है, बॉडी के अंदर लिखना है। जो हम अपनी वेबसाइट लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, अब वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम किसको दिखा रहे हैं,
वो हम गूगल को दिखा रहे हैं, वो हम गूगल के क्राउलर को दिखा रहे हैं। क्राउलर क्या होता है? उसका सॉफ्टवेयर है जो एनालिसिस कर रहा है कि भाई मैंने कौन सी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना है और कौन सी वेबसाइट को, यानी कि पहले क्राउल करेगा, क्राउल के बाद इंडेक्स करेगा, इंडेक्सिंग में जो टॉप पर होगी वो पहले आएगी और इंडेक्सिंग में जो नीचे होगी वो उसके बाद आ रही होगी। क्राउलर क्या होते हैं, ये जब एसईओ का लेक्चर होगा और ज़्यादा डिटेल के साथ हम इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा, बॉडी भी हो गई है। अब अगर मैं इधर आऊं, क्या करना है? आ रही है, बंद करें ना पीछे से, ठीक हुआ है। अच्छा, अब जरा और देखें, टाइटल पे और भी कुछ नजर आ रहा है हमें। क्या नजर आ रहा है भला? न्यू स्टूडेंट बताएं मुझे। टाइटल वाले हिस्से में एक तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, और क्या नजर आ रहा है भला? छोटा सा ही आ रहा है, कुछ पिक्चर आ रही है, ठीक है ना। सो इसको हम बोलते होते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है। फेवी इमेज कह सकते हैं या फेविकॉन इमेज कह सकते हैं, ठीक है, या फेवी आइकॉन कह सकते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे घर में प्यार से लोगों के नाम रखे होते हैं ना, तो जैसे मर्जी इसको बुला लें। तो ये इमेज यहाँ पर कैसे आना है, इस जगह पर ये इमेज किस तरीके से हमें नजर आएगा, ठीक है। अब देखें, मैं सपोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता कैसे आएगा। तो इधर लगा हुआ है ना, मैं कह इधर तो लगा हुआ है इस वेबसाइट पे, तो मैं चेक करता हूँ कि इन्होंने इसका क्या कोड लिखा हुआ है। इस पर राइट क्लिक करें और क्या करें, व्यू पेज सोर्स पे जाएं। अब ये फेविकॉन इमेज कहाँ होना चाहिए? हेडर में होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंफर्म बात है, क्योंकि ऊपर आ रहा है तो हेडर वाला पार्ट ही है, वो बॉडी का पार्ट तो है ही नहीं है, इसे हेडर में होना चाहिए। चले मिलकर ढूंढते हैं जरा ये कहाँ है जी। दिख गया होगा आपको, किधर गया? अच्छा, ऊपर आ गया। ये टेक्स्ट कोड नजर आ गया आपको? मैं क्या, ये कोड नजर आया आपको? ये है फेविकॉन का कोड। मैं क्या करता हूँ भाई, इसी को कॉपी करता हूँ। अब ये आपको मैं साथ पैरेलल थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीका बता रहा हूँ चीज़ों को सीखने का और सॉर्ट आउट करने का। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की हम थ्योरी लेकर बैठे होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपने इंटेलेक्चुअली सीखना है, और ये वाले जो काम है ये तो आपने कोई किताब पढ़नी नहीं है इसके लिए। इसके लिए आपने जो कुछ भी पूछना है गूगल से ही पूछना है कि भाई मुझे बता दो, मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसका क्या स्टैंडर्ड है आपका। वो जो स्टैंडर्ड मुझे कहेगा मैं उसी को फॉलो करूँगा, और वो स्टैंडर्ड भी मैंने लेटेस्ट लेने हैं। ये नहीं है कि मैं कोई गूगल से सर्च करूँ और मुझे पता लगे बस 2015 का कोई उसने मुझे कंटेंट दे दिया है और अब 2022 में तो वो चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं, अपडेट हो चुकी हुई हैं, तो वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। सो हमने लेटेस्ट कंटेंट भी लेना है उससे, ठीक है। लाइन जी, मैं यहाँ पर लाया हूँ इसको, और यहाँ लाकर मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे उसने दे दिया, मैं काफ़ी लंबा चौड़ा लिंक लग रहा है, तो मैं इसको एंटर करके मल्टीपल लाइन कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही स्क्रीन पे नज़र आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेविकॉन इमेज लगाने के लिए हमें टैग कौन सा चाहिए? सिर्फ टैग की बात कर रहा हूँ, लिंक का टैग। सिंपल सी बात याद रखनी है कि फेविकॉन लगाने के लिए हमें कौन सा टैग चाहिए। जैसे मैं कहता है ना कि टाइटल लिखने के लिए टाइटल का ही टैग चाहिए था, फेविकॉन लगाने के लिए हमें चाहिए लिंक का टैग। अब ये लिंक के टैग के आगे भी बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें। हाँ, पहले जो हमने टैग लगाए हैं उसमें हमने और कोई ऑप्शन नहीं दी, तो टैग के अंदर जो आप फर्दर ऑप्शंस दे रहे होते हैं वो टैग नहीं है, बल्कि वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो उस टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। यानी मैंने टर्म पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑप्शंस, लेकिन हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? टैग एट्रीब्यूट्स। सो ये क्या है? हमारे पास टैग एट्रीब्यूट्स हैं। सो इसमें पहला एट्रीब्यूट क्या आ रहा है? आरईएल का। आरईएल स्टैंड्स फॉर रिलेशन। कहता है भाई इस लिंक का रिलेशन कैसा बनाना है आपने कि ये शॉर्टकट आइकॉन बने। हालांकि ये तस्वीर अभी जब मैं लगाऊंगा तो आप देखेंगे तस्वीर बड़ी होगी, लेकिन इधर आकर ये तस्वीर शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्टकट आइकन हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है जी href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। अब हमने तस्वीर भी तो बतानी है ना कि कौन सी तस्वीर है। एक बात याद रखिए, जो तस्वीरें हम लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर, जो चाहें तो हम खुद से इसको सेव कर लें और चाहें तो हम किसी और सर्वर से लगा दें, लेकिन अगर हम कहीं और से लगाते हैं तो हमें उसकी गारंटी तो कोई नहीं है कि भाई वो सर्वर चल रहा है तो कल डाउन नहीं हो जाएगा। तो अगर हमने किसी सर्वर से कोई इमेज उठाया और हफ्ते के बाद वो सर्वर डाउन हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? वो इमेज भी गया वहाँ से। तो इसलिए बेहतर है कि हम तस्वीरों को अपने पास सेव करके लगाएं ताकि हमें पता हो कि भाई हमारा सर्वर डाउन होगा तो ही चीज़ें जाएंगी,
किसी और के सर्वर के डाउन होने से हमें कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आए जी हमने href लिख दिया, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेजेस। इसका मतलब क्या है भाई, इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है। सर गूगल से भी इसको दे सकते हैं कि मतलब सर्वर हमारा भी कभी डाउन हो ही सकता है ना, तो गूगल से इसको दे सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके पास लिंक हो पूरा लिंक डाल दें यहाँ पे जहाँ से आप ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना वो गूगल की वजह से नज़र नहीं आ रही हैं। गूगल भी तो किसी से डाटा उठा के दे रहे हैं ना आपको, उसी की हम बात कर रहे हैं। गूगल ने क्या किया हुआ है, अभी मैं अपनी पिक्चर को ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा तो मेरी abc.com पर जो तस्वीर पड़ी हुई है वो गूगल ने ऑप्टिमाइज़ करके दिखा दी, तो कल को मेरी ही होस्टिंग ख़त्म हो जाएगी तो गई ना मेरी तस्वीर भी। मतलब गूगल का इट्सेल्फ अपना कुछ भी नहीं है। गूगल जो भी चीज़ें दिखाता है, कोई OLX से दिखा देगा, कोई वेबसाइट से दिखा देगा, कोई यूट्यूब का थंबनेल दिखा देगा, ऐसे ही है ना। तो वो सारी चीज़ें तो वही दिखा रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर। सो गूगल का अपने सर्वर के ऊपर कुछ सेव नहीं हुआ हुआ, ठीक है, अगर हम गूगल से कोई इमेज ले रहे हैं। अच्छा, href आ गया, आगे क्या लिखा हुआ है मैंने, फेविकॉन इमेज का नाम है ये। और ये मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि ये फेविकॉन है तो कोई शर्त नहीं है कि इसका नाम भी फेविकॉन ही रखें। इसका नाम ABC भी हो सकता है, इसका नाम XYZ भी हो सकता है, इसका नाम पीक सॉल्यूशंस भी हो सकता है, यानी ये आपका इमेज है, नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी टाइप इमेज होनी चाहिए और प्रेफरेबली ये वाला इमेज PNG होना चाहिए। इमेज फॉर्मेट्स जो हैं आपको बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इमेज फॉर्मेट्स क्या होते हैं। यानी जो हमारी तस्वीरें होती हैं, जो हम देख रहे होते हैं आमतौर पर नेट के ऊपर, जो हम तस्वीरें देखते हैं या तो हमें JPG फॉर्मेट में मिल जाती है या PNG में मिल जाती है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से और SEO के हवाले से इन दो फॉर्मेट्स को कंसीडर करना है, ठीक है, ज़्यादा हमने इन्हीं को कंसीडर करना है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये इमेज भी होनी चाहिए। ओके, फाइल करते हैं सेव, नाम तो पहले ही रखा हुआ था ना, तो इसको दोबारा से चलाएं। हाँ जी, जरा बताएंगे मुझे, आया इमेज? नहीं आया ना? नहीं आया, क्यों नहीं आया भला, कौन बताएगा? इमेज सेलेक्ट नहीं है, इमेज ही नहीं है तो ठीक है ना, वो मैंने उधर से उठा कर लाएंगे, लेकिन मेरे पास तो कोई इमेज ही नहीं पड़ा हुआ। इमेज होगा तो उधर आएगा ना, मैं जहां से अपनी फाइल को रन कर रहा हूं वहां पर तो कोई तस्वीर ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूं, एक इमेज यहां पे ले आता हूं, यहाँ पर होगा प्रोफेशनल किचन, यहीं से उठा लेते हैं कोई तस्वीर। ये मैंने शेयर कर दिया है ना ग्रुप में, आज रीशेयर करना है आपने, हाँ, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं क्लास के एंड पे मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग हो गया? किस पे खोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है ना खुले? आपके पास एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, WinZip एक्सट्रैक्टर, WinRAR, इसलिए नहीं हो रहा ना। बताता हूँ अभी, वो भी एंड पे बताता हूँ क्लास की। यहां से जी मैं कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ फिलहाल, फॉर एग्जांपल ये ले लो, फेविकॉन तो नहीं यहाँ नजर आ रहा ना मेरे को, यही ले लेते हैं, Ctrl+C, और इसको मैं किस जगह पे पेस्ट कर दूं? यहाँ पे पेस्ट कर दूं, आ गया, PNG भी है, ये हमारा मसला भी हल हो गया। लेकिन इसका नाम चेंज है, इसका क्या नाम है, logo-img। तो हम क्या करते हैं, यहां नाम चेंज कर लेते हैं। चाहूं तो मैं वहां भी नाम चेंज कर सकता हूं, चाहूं तो मैं उसका नाम फेविकॉन रख दूं, चाहूं तो मैं यहां पर क्या लिखा हुआ था नाम, वहां पे logo-img। अच्छा, अब एक और चीज आप नोट करें, मैं नाम लिखे हैं, अक्सर मेरे नाम आप देखोगे तो बीच में आपको डैशेस नजर आएंगे। आपने नाम के दरमियान में स्पेस बार यूज नहीं करनी, आपने समझना है कि स्पेस बार जो है वो इलीगल कैरेक्टर है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्पेस बार यूज करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं URL के दरमियान में 20% बार बार लिखा हुआ नजर आ जाता है। सो ये गलत URL है। ये भी एक हमारा SEO का फैक्टर है कि आपने जब फाइल नेम यूज करने हैं तो बीच में डैशेस यूज करने हैं स्पेस की जगह पर, और आपके फाइल नेम्स भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स के नाम होने चाहिए, आपकी सर्विसेज के नाम होने चाहिए। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। चलो जी, इसको सेव करें और इसको रन करें, रिफ्रेश कर दूं जी। मिसाल नहीं, अपना मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरी जो सर्विसेज है ना वो एंटी टेस्ट प्रिपरेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ मैं MD-CAT की सर्विसेज दे रहा हूँ, कुछ मैं E-CAT की सर्विसेज दे रहा हूँ, कुछ अब मेरे कीवर्ड्स होंगे ना, मेरे मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स होंगे। मिसाल के तौर पर मेरा एक कीवर्ड है
ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, तो जब मैं वो वाला पेज खोल रहा हूँ तो मुझे उस फाइल का नाम ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन ही रखना चाहिए। जब मैं एमडी कैट प्रिपरेशन वाला पेज खोलता हूँ तो मुझे एमडी कैट प्रिपरेशन रखना चाहिए। फिर मैंने एक इमेज डिज़ाइन किया हुआ है, उस इमेज के ऊपर मैंने एक एडवर्टीजमेंट बनाई हुई है लोगों को दिखाने के लिए, पोस्ट बनाई हुई है यूँ समझ लें, और वो भी एमडी कैट प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर मैं उसका नाम रख लूँगा कि फर्स्ट इमेज, या उसका नाम मैं रख लूँगा 1.png, तो गलत बात होगी ना। मुझे क्या करना चाहिए, उसका नाम भी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से रखना चाहिए। ये है नेमिंग कन्वेंशंस, कि आपने नामों को भी अपनी यानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स उस तक पहुँचाने हैं। तो जितने कीवर्ड्स उस तक पहुँच जाएंगे कि भाई ये मेरी चीज़ है, वो उतनी चीज़ें हमारी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगा गूगल। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा पेज के अंदर। अब हम बॉडी में कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ये बॉडी वाला पार्ट है। अब बॉडी के अंदर अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो बॉडी में दो ही तरह के टेक्स्ट लिखे होते हैं हमारे पास, हेडिंग और पैराग्राफ, ऐसे ही है ना, दो तरह के टेक्स्ट हम लिख रहे थे। सो मैं यहां पर आया और यहां पर आकर जी मैंने लिख दिया H1। मेरा ख्याल है हमने प्रीवियस लेसन में ये फाइल बनाई होगी, है ना। टाइम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं और ये कोड वहां से उठा लेते हैं। प्रीवियस लेसन किस तारीख को हुआ था, यहाँ पर सेव क्यों नहीं हो? एक हफ्ता पहले क्लास, कितनी अच्छी डेट्स बता रहे हैं। मैंने डेट पूछी है, कोई एक हफ्ता पहले बता, डेट पूछिए, मुझे डेट बताएंगे तो मुझे कुछ सहूलत हो जाएगी। 29 को होगा, हाँ यही वाली फाइल है। ठीक है, चलें जी, इसको ज़रा मैं एडिट कर देता हूँ और इसी में एडिट कर देते हैं। मैं इधर से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करने लगा हूँ, इसको मैं कराऊंगा नहीं इधर से। और कुछ चलिए जी, इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया कि मुझे टाइप ना करना पड़े इसलिए। जी, अब हमने बात की हेडिंग्स की, यानी आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे बुक्स पढ़ते हैं, आप बुक रीडिंग भी कर रहे होते हैं हम, तो उसमें भी जो टेक्स्ट हमारा लिखा होता है बेसिकली वो 3 तरह के ब्लॉक्स होते हैं। हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है और तस्वीरें होती हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल वेबसाइट भी हमने ऐसे ही बनाई है कि हेडिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए और इमेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, H1। अब नीचे आते जाए ज़रा देखते हैं कितनी हेडिंग्स हैं, H2, H3, H4, H5 और H6। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, फिर इसमें दोबारा आते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि टोटल हमारे पास कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6। ऊपर से नीचे की तरफ जो पहला हेडिंग स्टाइल है वो सबसे बड़ा है और जो आखिरी स्टाइल है वो सबसे छोटा है। लेकिन ये सब हेडिंग स्टाइल है। छोटा होने का मतलब हमने ये हरगिज़ नहीं लेना कि शायद हम उसे पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद हम उसे हेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, छोटे को भी और बड़े को भी। जिसको मैं रीलोड करता हूं, आपको अंदाजा हो गया होगा हेडिंग स्टाइल्स का। सिर्फ हेडिंग स्टाइल को फोकस करना है, अभी पैराग्राफ को नहीं देखना। सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग स्टाइल 1 सबसे बड़ा है, फिर लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग स्टाइल 2 उससे छोटा, फिर लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग स्टाइल 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, इनको हमने बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है, अपने कीवर्ड्स को यूज करना है इनके अंदर। गूगल ये कहता है कि भाई आपने अपनी जो फाइल बनानी है, अपनी जो वेबसाइट की फाइल बनानी है, उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो इस तरह होना चाहिए कि आपके ऊपर हेडिंग हो, नीचे पैराग्राफ हो या पैराग्राफ्स हो, फिर आगे बात लेकर चल रहे हैं, फिर आगे एक और हेडिंग हो, फिर और पैराग्राफ्स हो। पैराग्राफ्स की सूरत में आपने बात करनी है, लंबे लंबे पैराग्राफ भी बनाने, लंबे लंबे सेंटेंसेस भी नहीं लिखने, छोटे सेंटेंसेस और छोटे पैराग्राफ्स। कितने सेंटेंसेस कितने पैराग्राफ ये अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन लंबे सेंटेंस नहीं बनाना। ये नहीं है कि एक पैराग्राफ हमने किसी को मुतासर करने के लिए कोई 40-50 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा है, कोई बंदा पढ़ना शुरू हुआ है तो खत्म ही नहीं हो रहा, पैराग्राफ ही नहीं खत्म हो रहा, तो उसका तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा उसे पढ़ने में। लेकिन अगर हम अपना मैसेज नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की सूरत में वही वाला मैसेज 6-7 पैराग्राफ्स लिखकर दे देंगे और उसकी हेडिंग्स अलग से बनाई होंगी तो हमें भी फायदा होगा, हम कीवर्ड टारगेटिंग भी अच्छी कर सकेंगे। सो हेडिंग स्टाइल बेसिकली क्या है, हेडिंग के लिए है, लेकिन हमने इस हेडिंग को इस्तेमाल कैसे करना है कि यहाँ पर हमें अपने कीवर्ड्स को लेकर आना है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया,
ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होने हैं ये। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है बीच में टेक्स्ट, ये क्या है? ये पैराग्राफ है हमारा। ठीक है, अब हमें यहां पर ये पता लग गया कि हेडिंग के लिए हमारे पास टैग कौन सा है? H1 का, यानी कि HN। अगर मैं ये कहूँ कि हेडिंग के लिए स्टाइल कौन सा है तो मैं कहूँगा HN, हेडिंग और नंबर हो गया ना, वेल H1, H2, H3 ये टोटल नंबर्स हैं। और इसको जब हमने इस्तेमाल करना है तो हमने इसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि हम किसी दिखाने वाले को ये भी पता लगे कि भाई ये 1 है, ये 2 है, तो ये सीक्वेंस भी है। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे हेडिंग्स 1 वाले हों, और ऐसे भी नहीं है कि भाई पहले हम लगाएं हेडिंग नंबर 5 और फिर मैं लगा दूं हेडिंग नंबर 3 और फिर मैं लगा दूं हेडिंग नंबर 6 और फिर मैं लगा दूं हेडिंग नंबर 1। तो गलत हो गया ना इनका सिस्टम सारा। गूगल हमें क्या कहता है कि आपने जब यूज करना है तो टॉप टू बॉटम की तरफ आपने हेडिंग स्टाइल्स यूज करने हैं, और आपने एक हेडिंग स्टाइल को रिपीटेडली इस्तेमाल भी नहीं करना, बल्कि आपने मल्टीपल हेडिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल करना है, ताकि कोई बंदा आपकी वेबसाइट को पता लग सके तो उसको पढ़ रहा हो, उसे पता लगे कि भाई मेन मैसेज यहाँ से शुरू है। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ तो इसके सब मैसेजेस आ रहे हैं आगे से, यानी कि मेन मैसेज वही है जो ऊपर से आया है, उसके बाद आगे से ये उसी को उसने उसी कैटेगरी को वो मजीद फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो हेडिंग भी हो गया। पैराग्राफ को देख लें जी, ये पैराग्राफ भी आ रहा है। अब एज ए SEO ऑप्टिमाइजर आपने इनमें से ये जो काम हम आज कर रहे हैं क्रिएट करने का HTML फाइल, आपने एज ए SEO ऑप्टिमाइजर कभी भी कुछ क्रिएट नहीं करना, क्योंकि वेबसाइट तो आपके पास आ गई ऑलरेडी। आपने एज ए SEO ऑप्टिमाइजर इन सब चीजों को रीड करना है और मॉडिफाई करना है। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदे ने वेबसाइट बनाई है, उसने सबसे पहला जो H1 लगाया हुआ है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है, और उसने जो पहला H1 लगाया है उस पर जाकर उसने लिख दिया वेलकम टू माई वेबसाइट, या लिख दिया वेलकम टू स्टार्स अकेडमी, या लिख दिया वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने H1 को जाया कर दिया, क्योंकि उसने तो H1 में अपना कीवर्ड यूज करना था, उसने तो अपना कीवर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि भाई उसका कीवर्ड क्या है, क्या उसके हेडिंग्स में वो लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ तो हम यूज करेंगे, हम उसको कहेंगे कि भाई ये आपका वेलकम नहीं करना बनता यहाँ पर। ठीक है, लोग आ गए आपकी वेबसाइट पे, कोई ये लिखने की टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना मेन कीवर्ड लिखें जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, और जो आपकी रैंकिंग होनी है ना, मोस्टली जो रैंकिंग होनी है ऑन साइट का जो मोस्ट फैक्टर है टाइटल जी, कीवर्ड की बेस पर टाइटल में कीवर्ड नजर आए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नजर आए, डिस्क्रिप्शन अभी नहीं मैंने बताई, ठीक है, टाइटल में कीवर्ड नजर आए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नजर आए, और हेडिंग स्टाइल्स में आपका कीवर्ड नजर आए, और उसके बाद आपके पैराग्राफ में आपका कीवर्ड नजर आए। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि मैं इस तरह बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कीवर्ड की आत्मा को रोल दें, ऐसे नहीं करना। हमने आराम से सुकून से एक लिमिट के अंदर रहकर, गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें ये कहता है कि भाई 2.5 से लेकर 3% आपके कंटेंट का इतना परसेंट कीवर्ड में होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर हम यहाँ पर कीवर्ड इतना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब कीवर्ड ही रिपीट करते जाएं, बार बार कीवर्ड ही लिखते जाएं। लिखेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और गूगल ये समझेगा कि हम कोई ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए। सो वो हमको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है, पेनल्टी भी दे सकता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर स्टैंडर्ड उसका फॉलो करना है। वो हमें क्या कहता है कि भाई आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे 800 वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने, तो आपने जो कीवर्ड यूज करना है वो 2.5% से लेकर 3% तक यूज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन सिंपल सी बात है, उन वर्ड्स का परसेंटेज निकालूंगा, पता लग जाएगा कि भाई मैंने इसमें ना 20 वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने 20 कीवर्ड यूज करने हैं। अब अगर मुझे लगे कि नहीं यार मुझे तो 50 कीवर्ड यूज करने हैं, मैं क्या करूँ, तो मैं कंटेंट बड़ा करूंगा, क्योंकि जब मैं कंटेंट बड़ा करूंगा तो मेरे पास फिर गुंजाइश निकल आएगी। और गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपका मिनिमम कंटेंट जो है वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। लेकिन कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ उधर से उठाया कुछ उधर से उठाया। सबसे पहला जो फैक्टर है एसईओ का वो ये है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यानी इंटरनेट के ऊपर तो इतना डाटा पड़ा हुआ, अब कोई बंदा सोचता होगा कि यार अब मैं जब लिखूंगा तो वो किसी से मैच कर ही जाएगा। हाँ, आप अगर खुद लिखें और वो किसी से मैच कर जाए तो वो यूनिक ही है, लेकिन अगर आप किसी को देख के लिखेंगे तो वो कॉपी होगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी में एक बंदा हायर किया हुआ है, मैंने जो कंटेंट लिखता है, ठीक है ना, सो मैं उसे कहूँगा हाँ भाई ये एक मेरा थीम है, इसके ऊपर आपने मुझे इतने वर्ड्स का एक कंटेंट लिख कर देना है।
तो वो अगर खुद से लिख कर देगा तो वो कॉपी की कैटेगरी में नहीं आएगा। कॉपी की कैटेगरी में तब आएगा जब वो बूटी मारेगा, इंटरनेट खोलेगा, उसी वेबसाइट को सारा उठा कर कॉपी करके 2 वर्ड इधर करके 2 वर्ड इधर करके मुझे कहेगा हो गया। तो जब हम उसको डुप्लीकेटर चेकर लगाएंगे तो वो डुप्लीकेटर चेकर मुझे बता देगा कि भाई ये तो कंटेंट तो आपका यूनिक नहीं है, इसके यूनिक करें, और ये भी बता देगा कि ये वाला कंटेंट आपने इधर इधर से उठाया हुआ है। ठीक है, सारा हमें पता लग जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जिससे लिखवाना है उसको बता देना है कि भाई तुम थीम लेना है तो किसी भी वेबसाइट को देख लो थीम लेने के लिए, लेकिन जब लिखने लगोगे तो देख के नहीं लिखना, खुद से लिखना है जो कुछ भी लिखना है। अगर आप वर्डिंग चेंज कर देंगे कॉपी तो नहीं रहेगा ना, सारा मतलब पूरे का पूरा चेंज ही हो जाएगा ना। अच्छा, ठीक हो गया। पैराग्राफ की बात भी हो गई, पैराग्राफ भी आ गया। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ हिस्सा हाईलाइटेड नजर आ रहा है। हाँ, हमारे हेडिंग स्टाइल्स भी हाईलाइटेड है। सो हमने इनको हेडिंग स्टाइल नहीं समझना, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कहेंगे भाई हेडिंग स्टाइल को इतना वेट देता है तो क्यों ना हम पैराग्राफ के अंदर भी अपने हेडिंग स्टाइल ही ले आते हैं। तो ये भी ठीक बात नहीं है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर भी अगर आप लाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप नेगेटिव फैक्टर यूज कर रहे हैं। पैराग्राफ में हेडिंग स्टाइल बिल्कुल नहीं हो सकता। पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने हेडिंग यूज करनी है। ठीक है, आपने अपने पैराग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वहां हेडिंग यूज करनी है, लेकिन आपने पैराग्राफ के अंदर ये नहीं समझना कि भाई टेक्स्ट तो इतना छोटा है, वो आखिरी हेडिंग स्टाइल भी तो इतना ही छोटा है, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूं। नो, इसके लिए हमारे पास जो टैग मौजूद हैं वो कौन से हैं? हाँ जी, देखिए जरा कौन सा टैग है। जी नजर आ गया? एक के बीच में लिखा हुआ है बी फॉर बोल्ड, हाईलाइट करने के लिए, और एक पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। ये दोनों टैग जो हैं वो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन दोनों टैग्स ये इनकी वेटेज भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह हेडिंग स्टाइल्स की इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी वेटेज कहां मिलेगी आपको? पैराग्राफ के अंदर। वो कहता है अगर आप पैराग्राफ अपना लिखने लगे हुए हैं और उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं अपने की, बेसिकली मैंने क्यों किया इसको, देखें किस वर्ड को किया हुआ है, वर्ड देखें कौन से किए हुए हैं। पहले पे लिखा हुआ है रेंज बर्नर्स, बेसिकली कुकिंग रेंज बर्नर्स, और दूसरे पे लिखा हुआ है कूलिंग एंड फ्रीज। ठीक है, सो मैं ये सपोज करके समझाने के लिए किया हुआ है कि भाई ये दो हमारे कीवर्ड थे, तो इनको ही हमने बोल्ड किया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग कहां पे इस्तेमाल करना है? जो आपको लग रहा होगा पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड है, उसको एम्फेसिस करने के लिए कि भाई ये पूरे पैराग्राफ में ये हमारी खास बात है जिसे हम फोकस करने लगे हैं। अब आ जाए नोटपैड वाली फाइल में वापस। यहां आकर जैसे मैं कहता हूं मैंने इसको करना है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? स्ट्रॉन्ग लिख देता हूं जी मैंने, और ओवन को मैंने किया सिर्फ। सही हो गया? अब जरा इस फाइल को रिफ्रेश करके देखें। पहले तो ओवन नहीं था बोल्ड, अब ओवन भी बोल्ड हो गया। समझ आ गई बात की? ओके, अब आगे चीज क्या रहेगी? अब हमने जो चीजें देखी थी अभी वेबसाइट में से, उसमें से एक बच गया इमेज, है ना? इमेज किया था हमने प्रीवियस लेसन में? नहीं किया था। और एक बच गया हमारे पास हाइपरलिंक, दोनों नहीं किए थे, है ना? लिंक भी नहीं किया और इमेज भी नहीं किया। अब हम जरा इमेज की तरफ आते हैं, बल्कि इमेज से भी पहले हम हाइपरलिंक को देख लेते हैं। हाइपरलिंक का क्या मतलब है? इस वेबसाइट पर आकर देखें जी, ये लिंक बना हुआ है, मैंने माउस इसके ऊपर लेकर आया हूं तो क्या हुआ? लिंक आ गया, इट इज हाइपरलिंक। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? उसी जगह पर वो मुझे किसी और जगह पर ले गया, फेसबुक पेज पे ले गया। इसको हमने फेसबुक पेज की डायरेक्शन दी हुई थी, सही है? सो ये क्या है? एक लिंक बना हुआ है, आउटर लिंक बना हुआ है किसी दूसरी जगह के साथ। अब हम ये देखने लगे हैं कि ये लिंक कैसे बना हुआ है, लिंक कैसे बनाते हैं ये वाले। वापिस आ जाते हैं कोडिंग में जी। और ये वाला लिंक मैं बनाने लगा हूँ फिलहाल। चलें जी, यहाँ पर हेडिंग स्टाइल 1 नहीं लिखता मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, और इसको मैं फिलहाल हाइपरलिंक के तौर पर दिखाना चाहता हूं
कि जब हमारी वेबसाइट लोड हो तो ये एज ए लिंक नज़र आए और कोई इस पर क्लिक करे तो हमारा लिंक लोड हो जाए, यानी कि जो सा भी लिंक हो। इसके लिए अब हम जो टैग इस्तेमाल करने लगे हैं वो ए का टैग है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है। जी, ए का टैग लगा दिया मैंने, सिर्फ ए लिखा, क्योंकि मैं जब टैग की बात करता हूं तो उसका पहले वाला एलिमेंट ही टैग होता है, बाकी क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी उसके अलावा जो कुछ भी उसमें है वो सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। यानी ए का टैग लगाया मैंने और उसके बाद मैंने लिखा href इक्वल्स टू https। चलिए जी, मैं इस वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं उसको, सही है। यानी पहला एट्रीब्यूट क्या यूज किया हमने? href। ये हमने पहले कहां यूज किया है? फेविकॉन इमेज में भी href दिया है। जहां पर भी हमें हाइपर रेफरेंस की जरूरत होगी कि ओवर द इंटरनेट हम किसी दूसरे लिंक को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर आमतौर पर हमें href का एट्रीब्यूट ही नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे इसका एक और भी है, एक और एट्रीब्यूट मैंने यूज किया, टारगेट। अभी आपने देखा था, मैंने जब लिंक पे क्लिक किया था तो क्या हुआ था? उसी जगह पर फेसबुक खुल गया था, न्यू पेज पे नहीं खुला था, न्यू टैब में नहीं गया था, बल्कि उसी टैब में उसने खोला। तो हमने यहां लिखा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी हमें यह भी पता लग गया है कि उसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सेम पेज है, और सेम पेज को हम बोलते हैं पेरेंट, PARENT। लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उसी पेज पे खोलना चाहते हैं तो वैसे ही उसी पेज पे खुलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नए टैब में खुले तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं उसी टैब में खुले तो हम अंडरस्कोर पेरेंट लिखेंगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर वही वाला टैब है, ठीक है। सो ब्लैंक का मतलब क्या है कि न्यू पेज में आए। और उसके बाद इसमें भी एक ऑप्शन है हमारे पास, एक और एट्रीब्यूट है टाइटल। जी, ये क्या कह रहा है? टाइटल का एट्रीब्यूट कहता है, आप बता देंगे मुझे क्या कहता है ये। मैंने यहां पर लिख दिया कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। चलो, यहां पे बात खत्म हो गई। ये डबल कोट्स एक्स्ट्रा है, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलो, एंकर तो मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन एंकर को एक्सेस करने के लिए भी तो कोई विजिबल चीज हमारे पास होनी चाहिए ना, कि कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो एंकर वाला टेक्स्ट हमें नजर आए। तो इसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। यानी एंकर टेक्स्ट कौन सा होगा? मतलब वेबसाइट में कोई चीज तो नजर आ रही होगी, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बंदा उस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो किसी लिंक को फॉलो करेगा। तो वो वाला जो टेक्स्ट है उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, और वो हमेशा टैग से बाहर आता है। आपने देखा टैग क्लोज हो गया, मैंने टैग बंद कर दिया, और जो एंकर टेक्स्ट होता है वो हमेशा टैग से बाहर आता है। चलिए, जिसको मैं इतना हो चुका हो, मैं इसको जरा मल्टीपल लाइन में कर दूं ताकि एक स्क्रीन पे आपको नजर आए, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसे मल्टीपल लाइन करता हूं। और क्या करना था आखिर में? मिसाल के तौर पर जरा अगर मैं आपको कहूंगा मैं ये स्लैश ए नहीं लगाता तो क्या होगा? पुराने स्टूडेंट्स बता सकते हैं मुझे? लिंक नहीं लगेगा। और हाँ, ये तो ठीक हो गया, टैग एंड नहीं होगा। क्या मतलब ये क्या होगा फिर जब एंड नहीं होगा? तो फिर क्या होगा? नहीं, एरर नहीं देगा। और क्या होगा? भाई ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट ही हाइपरलिंक बन जाएगा। क्लोज नहीं किया ना आपने, तो वो तो सबको ही हाइपरलिंक समझ रहे हैं ना। फिर वो जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा है वो सब हाइपरलिंक है। वो कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो लिंक ही फॉलो होगा, ठीक है। सो इसलिए हमने इसको क्लोज कर दिया कि भाई यहीं पर रुक जाओ, बाकी का टेक्स्ट कुछ और है, ठीक है। सेव करें, चलो इसको रिफ्रेश करें। ये था, रुक गया ना वहां पे। अदरवाइज क्या होना था, इस सारे का सारे ब्लू और लिंक खोलना था सब, क्योंकि हमने उसे कहा ही नहीं कि कहां तक। मैं कह रहा था ना एंकर टेक्स्ट। सो एंकर टेक्स्ट को मैंने कहा भाई कमर्शियल किचन इक्विपमेंट एंकर टेक्स्ट है बस, तो साथ ही मैंने स्लैश ए लगा दिया। अब हमारे पास जो टैग्स हम पढ़ रहे हैं ना, उनमें से कुछ टैग्स ऐसे हैं जो लाजमी क्लोज होने हैं, और कुछ टैग ऐसे हैं जिनको अगर मैं क्लोज ना भी करूं, यानी कि वो पेयर टैग्स नहीं है। जिन्होंने क्लोज होना होता है वो सारे के सारे पेयर टैग्स होते हैं। कुछ टैग ऐसे हैं जिसको मैं अगर एक दफा इस्तेमाल करूं, अभी तक मैंने क्या इस्तेमाल किया? टाइटल,
एंड टाइटल। फिर क्या यूज किया, लिंक एंड लिंक। लिंक को भी मैं अगर ना क्लोज करूं तो कोई मसला नहीं, टाइटल को भी ना क्लोज करूं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही टाइटल लगेगा। बॉडी मैंने वंस लगा ली, इसे क्लोज कर दिया, उसके बाद नीचे क्या आया, H1 में आए, H1 में आ गए, H2, H3, H4। इसका मतलब है ये भी पेयर टैग्स है। बोल्ड वाला टैग क्या कहता है, बोल्ड करूंगा। स्ट्रॉन्ग वाला टैग क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग करूंगा। क्या करूंगा, जितना बताओगे, तो इसका मतलब है ये भी पेयर टैग है। नहीं लगाऊंगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा सब कुछ ही बोल्ड हो जाएगा। सो ये पेयर टैग है। अभी मैं एक टैग आपको बताता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी कि BR का टैग है। अगर आप BR का टैग लगाएंगे तो क्या होगा, एक लाइन फीड मिल जाएगी। इसकी आसान बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, एंटर का बटन दबाते हैं, इससे लाइन फीड। 2 दफा एंटर दबाओगे तो 2 लाइनों का गैप आ जाएगा, 10 दफा एंटर दबाओगे तो 10 लाइनों का गैप आ जाएगा। इसी तरह अपने पेज में आपने गैप लाना है तो आप BR का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए। लगा के दिखाता हूं आपको। जी, ये लिखा हुआ है कमर्शियल, इधर ही मैं लाइन ब्रेक लगाने लगा। लग गया। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, और मैं एक की बजाय जरा ज्यादा से लगा देता हूं ताकि आपको कुछ अंदाजा हो जाए। काफी सारी लगा दी हैं और मैंने क्लोज किसी को भी नहीं किया। ये सिंगुलर टैग है, यानी कि ये एक दफा लगा, इसका काम खत्म। गैप आ गया, ऐसे ही है जैसे हमने वहां पर एंटर कर दिया। और मैं नोटपैड में जो एंटर कर रहा हूं उसका इससे कोई असर नहीं पड़ रहा। नोटपैड तो आपको पता ना एक एडिटर है, बस वहां पर एंटर करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लाइन फीड चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, BR। ये भी वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो BR का टैग भी हर उस जगह पे इस्तेमाल हुआ होगा जहां मुझे स्पेस चाहिए होगी। अब बात क्या रहेगी जी पीछे, इमेज की। यही लगा लेते हैं IMG। अब ये टैग क्या है हमारे पास तस्वीर लगाने के लिए, IMG का टैग है जो इमेज लगाता है। बाकी जो कुछ भी अब मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है, इमेज के टैग के अंदर मैं मजीद जो जो कुछ लिखूंगा वो क्या है, वो एट्रीब्यूट है इस टैग का। इस दफा मैं क्या लगा रहा हूं, SRC लगा रहा हूं, ठीक है। कि सोर्स क्या है मेरा, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो हमारे पास एक इमेज पड़ा हुआ है ना अपनी फाइल में, फोल्डर में, क्या नाम था उसका भला, लोगो डैश इमेज, लोगो डैश img.png। ये नाम में अगर मैं कोई गड़बड़ कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप इमेज बता रहा हूं तो अब हम इमेज करते करते इसकी SEO भी कर लेंगे मोस्टली, कि इसकी SEO है क्या। और आपको मैं जब लेक्चर शुरू किया तो आपने नोट किया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट SEO जो है वो इमेज की है, कि इमेज को ऑप्टिमाइज करना है हमें। इमेज को ऑप्टिमाइज करने का एक फैक्टर तो हमने शुरू में ही देख लिया, क्या कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि हैवी इमेजेस तो नहीं है। अगर हैं तो उनको कंप्रेस करना है आपने और उनके साइजेस को छोटा करना है। जरूरी नहीं कि फिजिकली आप उतना ही रहने दें, लेकिन उसकी जो स्पेस है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको छोटा करना है, रेजोल्यूशन कम करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है SEO के हवाले से। जब हम बात करेंगे ना SEO के हवाले से, तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि भाई गूगल के लिए और क्लाइंट्स के लिए भी। क्लाइंट्स का मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट को कोई दूसरा बंदा खोल कर देख रहा है और मेरा इमेज बहुत ही हैवी था, खुला ही नहीं, तो खुलने में उसने बहुत टाइम लगाया और एंड में बस हो गई, तो एक छोटा सा आइकन नजर आ गया बस। लेकिन जब वो छोटा सा आइकन नजर आया तो उसके साथ आपको कोई टेक्स्ट भी नजर आता है लिखा हुआ। वो वाला जो टेक्स्ट होता है वो ऑल्ट टेक्स्ट होता है। ऑल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट, यानी अगर मेरा इमेज ना खुले, ये मैं क्लाइंट को, यूजर को बता रहा हूं कि अगर मेरा इमेज सर्वर से ना खुले, बहुत हैवी था, सर्वर पे कोई मसला हुआ था, किसी भी वजह से मेरा इमेज लोड ही नहीं हुआ और इमेज नहीं खुला, तो फिर ये करो, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये लिख दिया मैंने। अब इससे किसी यूजर को तो नहीं पता लगेगा क्या हुआ है। मतलब अगर आप यहां पर ये सोच रहे हो कि भाई ये यूजर को क्या पता लगेगा, उसकी जगह पर तो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट आ गया, तो हमें यूजर को कोई मैसेज नहीं देना। यूजर को हमने सिर्फ यही दिखाना है कि भाई इमेज की जगह पर ये टेक्स्ट नजर आ रहा है हमें।
ये मैसेज हमने क्रॉलर को देना है कि भाई मेरी वेबसाइट को इस इमेज की बेस पर भी ऑप्टिमाइज करो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी वेबसाइट में 50 तस्वीरें हैं तो मुझे 50 तस्वीरों के ऑल्ट एट्रीब्यूट भी ऑप्टिमाइज करने हैं और वहां पर मुझे अपने कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, ये एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और जब हम अपनी एसईओ को ऑडिट करेंगे कि भाई बताओ मुझे एसईओ कैसी हुई है, तो सबसे पहले हमें ये निकाल कर दिखाएगा कि भाई इसमें 50 इमेजें विद नो ऑल्ट एट्रीब्यूट, क्या आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया हुआ इस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर इग्नोर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले जाकर उसके ऑल्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें। ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करेंगे? जो हमने गूगल के अपने कीवर्ड डिफाइन किए हुए हैं। अब एक तो नहीं होगा ना, मिसाल के तौर पर आपके मुख्तलिफ इमेजेस हैं जो आपकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के आपके कीवर्ड भी मुख्तलिफ होंगे। तो हर जगह पर जाकर आपको डिफरेंट कीवर्ड लिखना है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्ट एट्रीब्यूट बहुत अहम है एसईओ के हवाले से। अब ये कितना बड़ा होना चाहिए? इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो है 120 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 120 कैरेक्टर है जो क्रॉलर रीड कर लेता है। तो हम इसको 120 कैरेक्टर में देंगे। टाइटल की लेंथ कितनी होती है भला? पुराने स्टूडेंट्स बताएं। 60 to 70 कैरेक्टर्स। गुड। हमारा जो टाइटल है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए? 60 to 70 कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी हो गई है? 120 कैरेक्टर्स में हम ये बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समटाइम्स अगर हम चाहें तो 2 कीवर्ड्स को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और 2 कीवर्ड्स बताने का तरीका क्या होगा? ये तरीका होगा, बीच में आपने डैश लगा देना है, यहाँ स्पेस नहीं लगानी, कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ तो आप डैश लगाएं, यहाँ पाइप साइन लगाएं। ठीक है, ये वाला पाइप साइन। लो जी, ये भी हो गया। इसके साथ भी टाइटल है हमारे पास। इधर भी आकर मैं लिख देता हूं इमेज लग गया। अब इमेज का एक टैग है, उसने एक इमेज लगाया, उसका काम खत्म हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी अगर मैं क्लोज करना भूल जाऊंगा, नहीं क्लोज करूंगा, तो कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज आपने और याद रखनी है कि आप जो टैग्स यूज करते हैं, क्योंकि गूगल का एक स्टैंडर्ड और भी है, उसको हम बोलते हैं HTML वैलिडेशन। सो वो कोड को वैलिडेट कर रहा होता है कि क्या HTML की वैलिडेशन इस पर सही अप्लाई हुई है। HTML वैलिडेशन का क्या मतलब है कि भाई कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो क्या एंड भी हुई है कि नहीं प्रॉपरली। सो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक तो हमें हर टैग को खोलना है और बंद करना है। ठीक है, ताकि हमारा ये वाला स्कोर भी ठीक रहे कि भाई इसकी HTML वैलिडेशन बिल्कुल ठीक है, कि इसने जो जो टैग खोले हैं उनको क्लोज भी किया हुआ है। लेकिन इसको भी मैं सेव कर दूं, इमेज भी लग गया होगा। थक गए? जो लेट आए हैं वो जल्दी थके हैं। नहीं करनी, आप करना। ठीक है, इसका हम साइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल साइज भी कर सकते हैं। इधर आएंगे, इसकी विड्थ को एक और एट्रीब्यूट इसका देख लेते हैं। विड्थ इक्वल्स टू और हाइट इक्वल्स टू। अब चाहें तो हम इसकी विड्थ को परसेंटेज में भी बता सकते हैं और चाहें तो हम इसको पिक्सेल्स में भी बता सकते हैं। सो मैंने लिखा जी विड्थ इक्वल्स टू 200 और हाइट इक्वल्स टू 25%। अगर हम 200 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड हम पिक्सेल्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम परसेंटेज का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब है कि उसके साइज के हिसाब से कह रहे हैं कि इतना दिखाओगे इमेज। ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। ये कैसे एसईओ का फैक्टर है? विड्थ और हाइट। ये ऐसे एसईओ का फैक्टर है कि हमारी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर नंबर ऑफ इमेजेस हैं। जब हमारी वेबसाइट लोड होती है तो लोड होते हुए गूगल को नहीं पता लगता कि भाई आपकी वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं उनके साइजेस क्या हैं, तो वो परेशान होगा। उसको तो समझ नहीं आएगी, उसे जगह बनानी पड़ेगी ना हर दफ़ा कि भाई इतने सारे इमेजेस को मैंने कैसे प्लेस करने हैं। लेकिन अगर आपने उनको पहले से साइज दे दिए होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉलर का काम आपने आसान कर दिया कि उसे पता लग गया कि भाई ये 10 इमेजेस आ रहे हैं मेरे पास और इनको मैंने कैसे कैसे प्लेस करना है।
सो ये भी एक एसईओ का फैक्टर है, यानी इमेजेस को हमने खुला नहीं छोड़ना, बल्कि उनकी हमें प्रॉपर साइजिंग करनी है, कम से कम एक साइजिंग जरूर करनी है, एक पिक्सल जरूर बताएं, और दूसरे बेशक परसेंटेज बता देंगे, छोड़ भी दें, लेकिन एक पिक्सल आप जरूर बताएं, विड्थ वाले जरूर बताएं। ठीक हो गया, चेंज हो गया साइज, इमेजेस भी हो गए। अब जरा इस वेबसाइट को देखें हम, अगर मैं ये कहूं कि हमने जो कुछ आज सीखा है, अभी तक मैंने आपको ये वेबसाइट खोल के नहीं दिखाई, अगले लेसन में हम इस साइट को भी खोलेंगे। तो हमने आज जो कुछ सीखा, अगर हम इस वेबसाइट का एनालिसिस करें कि हमें वो सब कुछ सीखने के बाद कितनी चीज़ों की ग्रिप होनी चाहिए। ये तस्वीर है, इसे भी कंट्रोल करना चाहिए मुझे, है ना? ये भी इमेज है, इसे भी कंट्रोल करना आ गया हमें, क्योंकि हमने इमेज की बात कर ली है। ये क्या है? ये हेडिंग स्टाइल है, कौन सा लग रहा है भला? 1 लग रहा है, तो जालिम नहीं करो। अच्छा मुझे बता, S6 बड़ा होता है कि छोटा होता है? क्या हो गया? बड़ा होता है? वो देखो आ गया तुम्हारा दोस्त। इतना अच्छा हमारा शहरी माहौल बना हुआ था ना। अच्छा उसके बाद नीचे आकर देखें, पैराग्राफ्स आ गए। कौन सा टैग है? बड़ा टैग कौन सा है? मैंने कहा ये पैराग्राफ्स आ गए ना, टैग कौन सा है? भाई सब लोग देखो स्क्रीन पर, सबसे पूछ रहा हूं। पैराग्राफ पी का टैग है, ओके। ये मोटा करके लिखा हुआ है, मैं कहा मैं भी जरा स्टाइल से पूछ लेता हूँ, क्या है ये स्ट्रॉन्ग है या बोल्ड है ना? दोनों में से कोई एक चीज होगी, ओके। फिर इमेज आ गया, फिर हेडिंग स्टाइल आ गया। ये क्या है? ये भी हेडिंग स्टाइल है, मे बी ये भी हेडिंग स्टाइल ही होंगे, आखिरी वाले 6 वाला होगा। ये भी हेडिंग स्टाइल है। आगे से ये वो जो कह रहे हैं टेक्स्ट लाइट हुआ, ये आगे जो ये नहीं टेक्स्ट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हेडिंग स्टाइल। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होगा आपने क्या कुछ सीख लिया एडिट करना। अगले लेक्चर में हम इस वेबसाइट को एडिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है? अच्छा और नीचे आए तस्वीरें, फिर वही चीज़ें आ गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वेबसाइट को एडिट करते हैं तो आप नन्हे मुन्ने से वेब डेवलपर भी बन गए हैं ना, कि अगर आपके पास ये वेबसाइट हो तो आप कोई वेबसाइट भी बना सकते हैं खुद से। ये अगले लेक्चर में हम इसको एडिट करेंगे और यही आपका पहला टास्क है, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट तैयार नहीं करेंगे आप एसईओ कैसे करेंगे? आपसे मैंने ये वेबसाइट तैयार करवानी है, लेकिन कॉपी नहीं करवानी, तैयार करवानी है। यानी कि इसका नक्शा बिल्कुल बदलना है आपने। नक्शा बदलने का मतलब है स्ट्रक्चर नहीं बदलना, इन्फॉर्मेशन बदलनी है। हर किसी का कंटेंट डिफरेंट हो, मतलब मुख्तलिफ कंटेंट के ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका बिजनेस है, जैसे आपका अपना बिजनेस है, आप अपना बना सकते हो वेबसाइट, ठीक है? किसी के पास कोई आइडिया नहीं है तो वो अपने आप को अपनी पोर्टफोलियो बनाए एज ए डिजिटल मार्केटर, जो कोर्स कर रहा है वो उसकी बना ले, ठीक है? अब आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? देखें आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? उन लोगों से मिलेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, उसी बिजनेस। मैं कॉलेज खोलना चाहता हूँ, बिजनेस मॉडल है मेरे पास पीक सोल्यूशन का। मैं कोई जूस कॉर्नर खोलना चाहता हूँ तो इधर बैक पर चले जाए तो जूस कॉर्नर भी है, उसका भी बिजनेस मॉडल मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। सो इसी तरह मैं अगर कह रहा हूँ कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है एज ए डिजिटल मार्केटर, तो नेट पर कितनी सारी होंगी, उसको देखें, सिंपल उसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करें, ठीक है? चीज़ें अपनी लगा दें, स्टैंडर्ड उसका ले लें, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बन जाएगी। अच्छा और नीचे आए जी ज़रा, ये रह गया हमारा, है ना? मैं आप कैसे लगना ये नहीं हमने देखा। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से रेलिवेंट तकरीबन सब चीज़ें कर ली, और ये रह गया, ये हम डायरेक्ट करेंगे। मेन्यू था यहाँ पर, कहाँ गया? लेफ्ट साइड पे चला गया, क्योंकि मैंने इसका जूम बड़ा किया, देखें। सो इस बड़ा जूम होने की वजह से उसने उसको मोबाइल व्यू में दिखा दिया। ये है नई वेबसाइट, इनको बोलते होते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, कि जब आप इन्हें मोबाइल पे खोलेंगे तो ये और शक्ल में खुलेंगी, और जब ये डेस्कटॉप पे खोलोगे तो ये मेन्यूज नज़र आएंगे आपको। अगर कोई वेबसाइट ऐसे नहीं होती
तो इसका मतलब ये है कि वो बड़े पुराने मॉडल की कोई वेबसाइट बनी हुई है और वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि मोबाइल पे खुले तो मोबाइल का व्यू आ जाए, डेस्कटॉप पे खुले तो डेस्कटॉप का व्यू आ जाए। ठीक है।